साल 2020 ये वो साल था जहां बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा नाम यानी कि यस बैंक कोलैप्स आया था, जहां यस बैंक के 95% इन्वेस्टर्स ने अपना करोड़ों रुपए का नुकसान करवाया था। और रिपोर्ट्स की देखें तो टोटल 17,134 करोड़ का लॉस इन्वेस्टर्स को हुआ था, और जो कि किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए उस टाइम काफ़ी इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा आने वाली है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और इस सिचुएशन से आप बच भी सकते हो। अब अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आगे चल के इसमें डाउनफॉल हो सकता है, और बैंक्स अभी के टाइम पे ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं, और क्या वो सब गलतियों की वजह से बैंक्स खतरे में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम में इंडियंस अपने पैसों को बैंक में क्यों नहीं रख रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या सच में बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स देखने को मिल सकता है, और क्या चेंजेस करने की वजह से ये सब वापस से ठीक हो सकता है। और वीडियो के एंड में ये भी आपको पता चले कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने आज बैंक्स के कोई भी शेयर में पैसे लगाए, जैसे कि HDFC। अब HDFC में आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। अब आपके हिसाब से आज से 1 या 2 साल बाद आपको एटलीस्ट 20 से 25% का रिटर्न तो मिलेगा ही। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है सिद्धार्थ, जो लास्ट 1 सालों से HDFC में इन्वेस्टेड है, और पैसे बढ़ना तो दूर, उसका अभी लॉस ही चल रहा है। अब ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर्स बैंकिंग सेक्टर में क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। अब आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां आपको बैंकिंग सेक्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो जानने को मिलेगा, और क्या आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से पता चल सके। हे एवरीवन, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में 100% कोलैप्स आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस सिचुएशन में बैंक्स काम कर रहे हैं और इंडियन पॉपुलेशन जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और SIP कर रही है, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो जल्दी ही यस बैंक जैसा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। अब ऐसे कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से इसमें डाउनफॉल आ सकता है। सबसे पहले इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट का कम होना। अब आज से अगर हम सिर्फ 10-20 साल पहले चलते हैं तो जब लोगों के दिमाग में बैंक्स को लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा था। अब बैंक्स ने अपनी मार्केटिंग करके लोगों के बीच में एक भरोसा बनाया था, जहां ज़्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखना ही प्रेफर करते थे। लेकिन पिछले कुछ 3 से 4 सालों में ऐसा बहुत कम हो रहा है, जहां पे बैंक की डिपॉजिट परसेंटेज में 12% का डाउनफॉल देखने को मिला है। अब और अच्छे से समझने के लिए हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। जो पैसे आप बैंक में रखते हो उन्हीं पैसों को बैंक लोन में देता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है, और जो इंटरेस्ट में पैसा आता है वो बैंक्स की कमाई होती है। इसके अलावा बैंक आपके ही रखे पैसों को इन्वेस्ट भी करता है, जैसे कि स्टॉक्स में, रियल एस्टेट्स में, और भी ऐसी कई जगह है जहां बैंक से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। अब मान लो अगर आपने बैंक में FD कराया है, तो FD में जो इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है वही सेम पैसों को बैंक किसी और को लोन में देकर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख की FD करवाई है और आपको बैंक से 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अब यही आपके 1 लाख रुपए वो किसी और पर्सन को लोन में देगा, और सेम आपके 1 लाख रुपए में बैंक उस पर्सन से 15 से 18% का इंटरेस्ट ले लेगा। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो 15% बैंक उस पर्सन को दे रहा और 8% वो आपको दे रहा, मतलब 15 - 8 = 7। अब ये जो बीच के 7% है, ये 7% बैंक इंटरेस्ट ले रहा है और उसको ये 7% का प्रॉफिट होता जा रहा है। लेकिन लास्ट 3 से 4 सालों में लोग बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें बैंक में टोटल डिपॉजिट में 12% का फर्क देखने को मिला है, मतलब बैंक में 12% का डिपॉजिट डाउनफॉल आया है। अब लोग डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं आपको आगे इस वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अभी साल 2023-24 के बीच में इन्फ्लेशन 6.5 से 7% से बढ़ता जा रहा है, और हर साल इतना ही बढ़ता जा रहा है। और अगर उसका प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो ये चार्ट में आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन ईयर बाय ईयर कितना बढ़ रहा है। अब इतना तो FD का रिटर्न भी नहीं मिलता जितना इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यही इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर भी काफ़ी कम होती जा रही है, और इससे लोन ग्रोथ में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब ड्यू टू दिस लोग लोन नहीं ले रहे हैं,
लोन ग्रोथ में 9% का ड्रॉप आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब लोन ना लेने की वजह से ओवरऑल बैंक्स के प्रॉफिट को काफी फर्क पड़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि लोग अगर बैंक में नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर अपने पैसे कहाँ डाल रहे हैं। अब डेटा देखें तो लास्ट 6 महीनों में SIPs करने के नंबर बहुत तेजी से बढ़ते गए हैं। जहां आज से सिर्फ 6 महीने पहले टोटल 18,838 करोड़ की SIP हुई थी, वहीं ये नंबर 6 महीनों में बढ़कर 21,262 करोड़ जा चुका है। अब ये सिर्फ लास्ट 6 महीनों का डेटा मैं बता रहा हूँ। अब अगर ओवरऑल हम डेटा देखें तो 3 साल में SIP करने वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा देखें, जहां आज से सिर्फ 5 साल पहले म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट 22.26 लाख करोड़ का था, वहीं साल 2023-24 में ये मार्केट बढ़ के टोटल 54.1 लाख करोड़ का हो चुका है। अब ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग अभी के टाइम में अवेयर होते जा रहे हैं। जहां लोग इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, अलग अलग जगह अपनी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अब पैंडेमिक के बाद से इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के बीच काफ़ी अवेयरनेस फैली हुई है। जहाँ अगर बैंक में लोग FD में इन्वेस्ट करते हैं तो FD के रिटर्न्स तो इन्फ्लेशन को भी अच्छे से बीट नहीं कर पाते, इसलिए लोग अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और SIPs करने में लगाते जा रहे हैं। अब ये सब चीजों से ओवरऑल बैंक्स को नुकसान होता जा रहा है। अब अभी के टाइम में हम अगर बात करें तो अभी ये प्रॉब्लम उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये सेम चीज होती रही, मतलब लोग यही सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहे, तो बैंक को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और मे बी हमें बैंक इंडस्ट्री में कोलैप्स देखने को भी मिल सकता है। अब जितने भी बैंक है उन सभी को फ्यूचर में आ रहे कोलैप्स से बचने के लिए अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदलना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक को इन सभी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट कई सालों से जो बैंक्स इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस है, जैसे कि HDFC, कोटक, ये सबके स्टॉक्स में भी हमें एक सिमिलर ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब वो एक स्टेबल ही परफॉर्म करते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग डिपॉजिट ही कम कर रहे हैं। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, अब आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये सब को लेकर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या काम कर रही है। जहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में कई टैक्सेस लेना स्टार्ट कर चुकी है, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जहां गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाया है, और STT ट्रेडिंग में लगने वाले टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इंडियंस को इन्वेस्ट नहीं करने देना चाहती। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो आकर बोलेगी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो क्योंकि बैंक्स को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो यही चीज करने के लिए आपको इनडायरेक्टली रोकती जा रही है। अब ये सब चीजों की वजह से गवर्नमेंट टैक्स लेके आ चुकी है, जहां लोग इससे परेशान होकर खुद ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो वहां गवर्नमेंट टैक्स लेगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो वहां भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे टैक्स रूल लाती है जिससे इनडायरेक्टली लोग खुद ही बैंक्स में पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करें, और बैंक्स बड़े प्लेयर हैं, वो आपके ही पैसों से प्रॉफिट कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फ़ायदा होता जा रहा है। अब मैंने ऑलरेडी टैक्स को लेकर 3 वीडियो बनाई है, अब अगर आप वो देखना चाहते हो जैसे टैक्स सिस्टम इंडिया में कैसे काम करता है तो वो तीनों वीडियो देख सकते। अब हम ये समझते हैं कि बैंक्स आगे क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले कोलैप्स से सभी बैंक्स बच सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो FD में रिटर्न्स दे रहे हैं उन रिटर्न्स को इनको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि 15 से 20% का रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा FD में ही अपने आप ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब बैंक्स अगर ऐसा करेंगे तो इससे लोग खुद ही और आएंगे और खुद ही FD में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब इससे बैंक्स का भी डिपॉजिट बढ़ता जाएगा। अब ऐसा सच में होगा तो नहीं, लेकिन इस चीज़ का ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा बैंक्स को डिजिटली परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। अब कई बैंक्स है जो अपने ऐप को लाए हैं, जैसे कि HDFC का पेज़ैप ऐप। अब इस ऐप की हेल्प से आप म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। बाकी बेसिक जो यूज़ है इसका आप वो भी कर सकते। अब HDFC इस चीज़ में अभी इसलिए काम कर रहा है कि लोग डिजिटली ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं और लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए HDFC ने अपने पेज़ैप ऐप का भी प्रमोशन करवाया है ताकि लोग इससे जुड़ सके और इनको फ्यूचर में इस चीज़
का प्रॉफिट हो सके। इसके अलावा कोटक की बात करें तो कोटक ने भी अपना कोटक नियो ऐप लाया है, जहां आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हो। अब धीरे धीरे बैंक्स को ब्रोकिंग एप्स के भी काम करना होगा ताकि वो अपने प्रॉफिट बना पाए। अब हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना एक ऐप लॉन्च किया था, BOB वर्ल्ड, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप के जो एम्प्लॉयज़ थे, BOB वर्ल्ड के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने यही चीज़ में स्कैम कर दिया था। अब जो कि उस ऐप में स्कैम हो चुका था, इसलिए लोगों का उस ऐप के साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया। अब बैंक्स को ऐसे ही चेंजेस करके इस इंडस्ट्री में कोलैप्स आने से खुद को बचा सकते हैं। अब ये सब चीज़ों से ओवरऑल एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अभी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जान लो कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। अब अभी जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, ICICI, SBI, कोटक, एक्सिस, ये सभी बैंक्स कोलैप्स से बच जाए क्योंकि इनकी प्रोफाइल मार्केट में काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे इतने टाइम से ये सभी बैंक्स स्टेबल चल रहे हैं, वैसे आगे भी ये ऐसे ही स्टेबल चल सकते हैं अगर इन्होंने अपने में चेंजेस नहीं किया तो। इसलिए आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आप खुद सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करो कि कौन सी इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है तो आप स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को देख सकते हो, या फिर आपको ये जानना है कि इंडियन मिलियनियर्स इंडिया देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.